हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, खूनी गुड़िया। धनासू कस्बा लुधियाना से महज 40 किलोमीटर दूर बसा था, लेकिन जैसे शहर की चकाचौंध यहाँ कभी नहीं पहुंची। सड़कें कच्ची पक्की, बाजार में शाम को ही चहल पहल और घरों की छतों पर सूरज ढलते ही चुप्पी छा जाती। इसी कस्बे के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था जहां रीमा रहती थी। 24 साल की रीमा पढ़ी लिखी चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करती। हर शुक्रवार शाम बस पकड़कर घर आती, रविवार शाम लौट जाती। उसकी मां सरोज की तबीयत ज्यादातर खराब रहती, शुगर, ब्लड प्रेशर और अब दिल की दिक्कत। पिता का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। रीमा ही घर की एकमात्र कमाई और सहारा थी। सप्ताहांत में रीमा का दिनचर्या तय था। सुबह मां को दवाइयां देना, घर का काम निपटाना, दोपहर में थोड़ा आराम और शाम को बाजार जाना। इसी बाजार के रास्ते में एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम धनासू के सबसे अमीर घर हरजीत सिंह का इकलौता बेटा था। उनका बड़ा हवेली नुमा घर कस्बे के मुख्य चौक पर था। हर तरफ नई गाड़ियां, ऊंची दीवारें। विक्रम इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर शहर में काम करता था, लेकिन महीने में 2-4 बार गांव आता। पहली मुलाकात मेला लगने पर हुई। धनासू में हर साल गुरु नानक जयंती के आसपास मेला लगता था। रीमा मां के लिए दवाई लेने आई थी। भीड़ में किसी ने धक्का मारा, रीमा का बैग गिर गया। विक्रम ने झुककर बैग उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सावधान रहिए, यहां तो लोग उड़ते हुए भी टकरा जाते हैं। रीमा ने शर्माते हुए शुक्रिया कहा। दोनों की नजरें मिली। विक्रम ने अपना नाम बताया, रीमा ने भी। बात छोटी सी थी, लेकिन रीमा को लगा जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। अगले वीकेंड रीमा फिर आई। बाजार में विक्रम मिल गया। इस बार वो जानबूझकर रास्ता रोककर खड़ा था। आप फिर आई? अच्छा लगा, उसने कहा। बातें शुरू हुई। विक्रम ने बताया कि वो शहर में रहता है, लेकिन गांव का खिंचाव बहुत है। रीमा ने अपनी नौकरी बताई, मां की बीमारी के बारे में बताया। दोनों को लगा बातें खत्म नहीं हो रही हैं। अगले दिन वो मंदिर के पास मिले। विक्रम ने कहा, कल शाम यहां आना, चाय पीते हैं। रीमा हिचकिचाई, लेकिन मन मान गया। एक शाम विक्रम ने हाथ पकड़ लिया। रीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं घर वालों से बात करूंगा। रीमा का दिल धड़का, लेकिन वो जानती थी हरजीत सिंह जाति पाति के सख्त पाबंद है। रीमा की जात अलग थी, वो जाट नहीं बल्कि एक छोटी जाति से। विक्रम ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस हाँ कह दो। रीमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस रात रीमा घर लौटी तो मां सो रही थी। वो बिस्तर पर लेटी सोचती रही, विक्रम की मुस्कान, उसकी बातें। लेकिन मन के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज थी, ये इतना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने सोचा, प्यार में सब संभव है। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम की मुलाकातें कम होने लगीं। पहले जहां वो हर वीकेंड रीमा से मिलने की जिद करता था, अब फोन पर कहता, घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं। रीमा समझती थी हरजीत सिंह ने बेटे की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक शाम विक्रम ने फोन किया, आवाज कांप रही थी। पापा ने कहा है अगर मैंने तुमसे बात की तो घर से निकाल देंगे, वो किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। रीमा का दिल बैठ गया। वो बोली, तुम लड़ोगे ना? विक्रम चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है। अगले वीकेंड रीमा घर आई। विक्रम से मिलने की उम्मीद में बाजार गई, लेकिन वो नहीं आया। फोन किया तो बंद था। रात को मैसेज आया, सॉरी रीमा, मैं नहीं आ सका, घर वाले सब जान गए, वो कह रहे हैं कि शादी किसी और से होगी, मैं मजबूर हूं। रीमा ने मैसेज पढ़ा और फोन हाथ से छूट गया। आंसू बहने लगे। वो बिस्तर पर लेट गई, तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। मां ने आवाज सुनी, पूछा, क्या हुआ बेटी? रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस बोली, सिर दर्द है। अगले दिन से रीमा का जीवन बदल गया। चंडीगढ़ में ऑफिस जाती, लेकिन काम पर ध्यान नहीं लगता। फाइलें खुली रहती, बॉस डांटते। घर लौटकर खाना नहीं खाती, रात भर जागती, विक्रम के मैसेज पढ़ती, दोहराती।
उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन विक्रम ने ब्लॉक कर दिया था। एक बार उसकी माँ कुलवंत कौर का फ़ोन आया। बेटी, विक्रम ने सब बता दिया। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन हमारे घर में ये नहीं चल सकता। प्लीज़ उसे परेशान मत करना। रीमा कुछ बोल नहीं पाई। फ़ोन कट गया। रीमा टूट चुकी थी। वीकेंड पर घर आती तो माँ से छुपा कर रोती। खाना मुंह में नहीं जाता। वज़न घटने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। रात को नींद नहीं आती। वो बिस्तर पर लेटी विक्रम की बातें याद करती। उसकी हंसी, हाथ पकड़ना, वादे, सब झूठ लगने लगा। एक रात वो चिल्लाई, क्यों छोड़ दिया मुझे? माँ दौड़ी आई, गले लगाया, लेकिन रीमा का दर्द कम नहीं हुआ। एक शाम पूजा आई। पूजा रीमा की पुरानी सहेली थी स्कूल की। वो रीमा की हालत देखकर परेशान हुई। क्या हुआ रीमा, तू तो मर रही है। रीमा ने सब बता दिया। पूजा ने सुना, फिर बोली, सुन, एक रास्ता है। कस्बे के बाहर काले जंगल में काली माई रहती है। लोग कहते हैं वो वशीकरण करती है। बहुतों ने उसके पास जाकर प्यार वापस पाया, लेकिन वो खतरनाक है, खून मांगती है। रीमा ने पूछा, सच में काम करता है? पूजा ने सिर हिलाया। मैंने सुना है एक लड़के ने अपनी प्रेमिका वापस पाई, लेकिन बाद में कुछ अजीब हुआ। फिर भी अगर तू चाहे तो बता सकती हूँ रास्ता। रीमा चुप रही। रात भर सोचती रही। विक्रम की यादें सताती रहीं। सुबह उठकर उसने फैसला कर लिया, बस एक बार विक्रम को वापस लाना है। वो पूजा से मिली, रास्ता पूछा। पूजा ने चेतावनी दी, रात में जाना अकेली, लेकिन सोच लेना रीमा। रीमा ने कहा, मुझे अब कुछ नहीं सोचता, मैं जाऊंगी। उस रात रीमा ने माँ को बताया कि ऑफिस का काम है, जल्दी लौट आएगी, लेकिन वो सीधे जंगल की तरफ निकल पड़ी। मन में सिर्फ एक नाम, विक्रम। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। वो पुरानी साड़ी पहनकर निकली, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा ताकि कोई पहचान न सके। कस्बे की आखिरी गली से निकलकर काले जंगल की तरफ बढ़ी। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सरसों के खेत और फिर घना जंगल शुरू हो जाता। पूजा ने बताया था, सीधे चलते रहना, पुरानी बरगद के पेड़ के बाद बाईं तरफ मुड़ना, फिर एक छोटी सी पगडंडी मिलेगी जो कुटिया तक जाती है। चांदनी रात थी, लेकिन बादल छाए हुए थे। रीमा के हाथ में छोटा सा टॉर्च था, लेकिन बैटरी कमजोर होने से रोशनी धुंधली पड़ रही थी। जंगल में हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई बार मन हुआ लौट जाए, लेकिन विक्रम की आखिरी बात याद आती, मैं किसी और से शादी कर लूंगा, और कदम आगे बढ़ जाते। करीब 1 घंटे बाद वो बरगद के पेड़ तक पहुंची। वहां से बाईं तरफ मुड़ी। पगडंडी अब और संकरी हो गई थी। जंगल में अंधेरा गहरा था। कभी कभी झाड़ियों में कुछ हिलता। रीमा रुक जाती, फिर आगे बढ़ती। आखिरकार सामने एक छोटी सी कुटिया दिखी। मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत, दरवाजे पर पुराना ताला नहीं था। बाहर एक छोटा आंगन था, जहां जलती हुई अगरबत्ती की हल्की लौ दिख रही थी। रीमा रुकी, सांस रोककर खड़ी रही। अंदर से एक आवाज आई, आजा बेटी, मैंने तुझे आते देख लिया। रीमा का शरीर कांप गया। वो धीरे से दरवाजे पर पहुंची। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, काली माई। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें गहरी और चमकदार। उसके सामने एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां उबल रही थीं। काली माई ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जा, डर मत, प्यार में आने वाले सब यहीं पहुंचते हैं। रीमा ने अंदर आकर फर्श पर बैठ गई। उसने सब कुछ बता दिया, विक्रम से प्यार, परिवार का विरोध, ब्रेकअप, रात रात भर रोना। काली माई चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, प्यार में कितना खून बहाना पड़ता है, पता है बेटी? बिना खून के कोई बंधन मजबूत नहीं होता। रीमा ने पूछा, क्या आप मदद कर सकती हैं? काली माई उठी, कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी की तरफ गईं। पेटी खोली। अंदर एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया थी, लगभग 6 इंच लंबी, लेकिन उसकी आंखें असली लग रही थीं, काली, गहरी, जैसे किसी जीते जागते इंसान की। काली माई ने गुड़िया रीमा के सामने रखी। ये तेरे प्यार की होगी,
लेकिन इसके लिए तुझे अपना खून देना पड़ेगा। हर रात एक बूंद विक्रम का नाम लेकर गुड़िया के मुंह में डालना, फिर सुई से उसकी छाती में चिभोना। ठीक 21 दिन। 21वें दिन वो खुद तेरे पास आएगा, तेरे लिए सब छोड़ देगा। लेकिन याद रख, गुड़िया जिंदा हो जाएगी और वो कभी नहीं मरेगी। रीमा ने गुड़िया को छुआ। ठंडी थी, लेकिन जैसे दिल धड़क रहा हो। वो डर गई, लेकिन विक्रम की याद ने हिम्मत दी। मैं कर लूंगी, उसने कहा। काली माई ने एक छोटी सुई और एक कटोरी थमाई। आज रात से शुरू कर, घर जाकर पहले अनुष्ठान कर, और हां, कभी पीछे मत मुड़ना। रीमा ने गुड़िया को कपड़े में लपेटा, सिर हिलाया और बाहर निकली। जंगल अब और डरावना लग रहा था। वो तेज कदमों से लौटी। रास्ते में लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। घर पहुंचकर उसने गुड़िया को अपने कमरे में छुपाया। रात के 3 बज चुके थे। वो बिस्तर पर बैठी, उंगली पर सुई रखी। मन में सिर्फ एक विचार, विक्रम। खून की एक छोटी सी बूंद निकली, उंगली से गुड़िया के मुंह के पास ले जाकर डाली। जैसे ही बूंद मुंह में गिरी, गुड़िया की काली आंखें एक पल के लिए चमकी, जैसे कोई जीवित हो गया हो। रीमा ने झटके से हाथ खींच लिया। लगा शायद रोशनी का भ्रम है। फिर सुई गुड़िया की छाती में हल्के से चुभोई और मन ही मन बोली, विक्रम, मेरे पास आ जा। अगली सुबह रीमा चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ने निकली। ऑफिस पहुंची तो फोन पर एक मैसेज आया, विक्रम का। रीमा, रात भर नींद नहीं आई, तेरी याद सता रही है। क्या हुआ था मुझे? रीमा का दिल धड़क उठा। उसने जवाब दिया, मैं भी तेरी याद में हूं। विक्रम ने तुरंत कॉल किया। आवाज में पुरानी गर्माहट थी। मैं घर वालों से बात करूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रीमा की आंखें भर आईं। वो समझ गई, अनुष्ठान काम कर रहा है। उस रात घर लौटकर दूसरा अनुष्ठान किया। उंगली काटी, खून डाला, सुई चुभोई। गुड़िया अब पहले से थोड़ी गर्म लग रही थी। आंखें फिर चमकी, लेकिन इस बार ज्यादा देर तक। रीमा ने डरते डरते गुड़िया को छुआ, जैसे हल्का सा स्पंदन महसूस हुआ। वो डर गई, लेकिन रुक नहीं सकती थी। विक्रम का मैसेज आया, कल मिलना है, मैं आ रहा हूं धनासू। तीसरी रात, अनुष्ठान जारी। अब गुड़िया का मुंह थोड़ा खुला लग रहा था, जैसे हंस रही हो। रीमा ने नाम लिया, सुई चुभोई। सुबह विक्रम का फोन आया, पापा से झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। वो गुस्सा हो गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। रीमा खुशी से रो पड़ी। वो बाजार गई, नए कपड़े खरीदे, मां से छुपाकर। 5वीं रात तक विक्रम रोज फोन करने लगा। वो कहता, मुझे लगता है कोई मुझे खींच रहा है तुम्हारी तरफ। नींद में भी तेरे नाम की पुकार सुनता हूं। रीमा को अच्छा लगता, लेकिन गुड़िया अब हर रात थोड़ा और जिंदा लगती। उसकी सांसें महसूस होती। रीमा सोचती, ये सब ठीक है, प्यार के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी। 21वां दिन आखिरकार आ गया। रीमा सुबह उठी तो मन में एक अजीब उत्साह था, जैसे आज सब कुछ बदल जाएगा। रात भर नींद नहीं आई थी। हर रात की तरह अनुष्ठान किया था। खून की बूंद गुड़िया के मुंह में, सुई छाती में चुभोकर विक्रम का नाम लिया। अब गुड़िया पूरी तरह अलग लग रही थी। उसकी मिट्टी की त्वचा पर हल्की चमक आ गई थी, जैसे जीवित हो गई हो। आंखें अब सिर्फ काली नहीं, उनमें रीमा की अपनी आंखों जैसी गहराई थी। रीमा ने गुड़िया को छुआ तो वो गर्म थी, जैसे शरीर का तापमान हो, लेकिन वो डर को दबाकर मुस्कुराई। आज विक्रम आने वाला था। दोपहर को विक्रम का फोन आया, रीमा, मैं आ रहा हूं। रीमा की आंखें भर आईं। वो बोली, मैं इंतजार कर रही हूं, पुरानी हवेली के बाहर मिलना। विक्रम ने हां कहा और फोन काट दिया। रीमा ने जल्दी जल्दी तैयार हुई। नया सलवार सूट पहना, बाल संवारे,
माँ से कहा कि दोस्त के घर जा रही है। सरोज ने पूछा, कितनी देर में लौटोगी? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी। शाम ढलते ढलते वो हवेली के बाहर पहुंची। विक्रम पहले से खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर जागा हो। वो रीमा को देखते ही दौड़ा और घुटनों पर बैठ गया। रीमा, मैं सब छोड़ दूंगा, घर, परिवार, पैसा, सब, बस तू मेरे साथ चल। आज ही शादी कर लेते हैं, मैं तैयार हूं। रीमा का दिल जोर से धड़का। वो रो पड़ी। विक्रम को गले लगाया। हाँ विक्रम, मैं भी तैयार हूं। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े खड़े रहे। विक्रम ने कहा, कल सुबह मैं पंडित से बात करूंगा, मां को समझा लूंगा। रीमा ने सिर हिलाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रात को घर लौटकर रीमा ने गुड़िया को देखा। वो अब बिस्तर पर रखी थी। रीमा ने खुद रखी नहीं थी। गुड़िया का मुंह थोड़ा खुला था, जैसे मुस्कुरा रही हो। रीमा ने डरते डरते उसे छुआ। गुड़िया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। रीमा पीछे हटी। ये क्या? उसने फुसफुसाया। फिर खुद को समझाया, शायद थकान है। वो बत्ती बंद करके सो गई। आधी रात को आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। रीमा उठकर बैठी। गुड़िया अब बिस्तर पर सीधी बैठी थी, जैसे खुद उठकर बैठ गई हो। उसका मुंह और खुल गया। अंदर से सूखा काला खून टपक रहा था। रीमा के 21 दिनों का खून। गुड़िया की आंखें अब पूरी तरह रीमा की तरह थीं। वही पुतलियां, वही भाव। रीमा का शरीर ठंडा पड़ गया। वो पीछे सरकी, लेकिन गुड़िया ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। रीमा ने डर से चीख मारने वाली थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। गुड़िया फिर से लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रीमा ने गुड़िया को कपड़े में लपेटकर अलमारी में बंद कर दिया। दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सोचती रही, ये सब मेरे खून की वजह से है, लेकिन विक्रम अब मेरा है। कल सब ठीक हो जाएगा। 22वें दिन सुबह रीमा को विक्रम का फोन नहीं आया। वो इंतजार करती रही, लेकिन मैसेज भी नहीं। दोपहर तक मन बेचैन हो गया। उसने फोन किया, रिंग गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। शाम को फिर ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ था। रीमा का दिल डूबने लगा। वो सोच रही थी शायद घर वालों ने फोन छीन लिया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात 9 बजे विक्रम के घर से फोन आया। कुलवंत कौर की आवाज कांप रही थी। रीमा बेटी, विक्रम वो घर से गायब है, कल शाम से नहीं दिखा, क्या वो तुम्हारे पास है? रीमा चौंक गई। नहीं आंटी। कुलवंत कौर रो पड़ी। वो रात को अचानक चिल्लाया था, रीमा वो मुझे मार रही है, फिर बेहोश हो गया। हमने सोचा थकान है, लेकिन सुबह वो गायब था। हम पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रीमा का शरीर ठंडा पड़ गया। वो फोन रखकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया अलमारी में थी, चुपचाप, लेकिन रीमा को लगा जैसे कमरे में कोई सांस ले रहा हो। उसने अलमारी खोली। गुड़िया अब पहले से अलग थी। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ, जैसे हंस रही हो। रीमा ने उसे छुआ। गर्म थी और हाथ में हल्का कंपन महसूस हुआ। वो डर से पीछे हटी। अगले दिन विक्रम मिला, कस्बे के बाहर वाली पुरानी खेत वाली सड़क पर, बेहोश पड़ा हुआ। किसी राहगीर ने देखा और अस्पताल पहुंचाया। लुधियाना के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर अजय मेहरा ने जांच की। विक्रम की आंखें खुली थीं, लेकिन खाली। वो सिर्फ एक नाम बड़बड़ा रहा था, रीमा, रीमा, बार बार। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन विक्रम जवाब नहीं देता, सिर्फ नाम दोहराता। उसका शरीर सूख रहा था। चेहरे पर हड्डियां उभर आईं, होंठ फट गए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो खाना नहीं खाता। नर्स जब जबरदस्ती खिलाती तो वो मुंह फेर लेता, सिर्फ पानी पीता, थोड़ा थोड़ा। रीमा अस्पताल गई। बाहर से देखा, विक्रम बिस्तर पर पड़ा था, ट्यूब लगी हुई। वो कमरे में गई। विक्रम ने उसे देखा तो आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन कमजोर था। रीमा, वो मुझे खा रही है। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। रीमा रो पड़ी। कौन? विक्रम ने कहा,
गुड़िया, तेरी गुड़िया। फिर बेहोश हो गया। रीमा बाहर आई, सांस फूल रही थी। डॉक्टर मेहरा ने कहा, उसका दिमाग पूरी तरह प्रभावित है। कोई शारीरिक बीमारी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुका है। वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है और कहता है कि कोई उसे मार रही है। घर लौटकर रीमा ने गुड़िया को देखा। अब वो बिस्तर पर बैठी थी। रीमा ने खुद नहीं रखी थी। गुड़िया की उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे कुछ पकड़ रही हों। रीमा का अपराध बोध बढ़ गया। वो सोचती, मैंने क्या कर दिया? विक्रम की तबाही मेरी वजह से है। अगली सुबह विक्रम की हालत और बिगड़ी, शरीर और सूख गया। डॉक्टर कहते, अगर ये जारी रहा तो। रीमा अस्पताल गई। विक्रम ने उसे देखा और चिल्लाया, तू जा, तू और वो दोनों एक हो। फिर बेहोश। रीमा बाहर आई, सांस फूल रही थी। मन में डर और पछतावा दोनों थे। वो समझ चुकी थी, वशीकरण अब विक्रम को निगल रहा था और शायद अगला नंबर उसका था। विक्रम की हालत देखकर रीमा का मन टूट चुका था। अस्पताल से लौटते वक्त वो रो रही थी। विक्रम की खाली आंखें, उसकी फुसफुसाहट, गुड़िया मुझे मार रही है, बार बार कान में गूंज रही थी। घर पहुंचकर उसने अलमारी खोली। गुड़िया बिस्तर पर थी। फिर से खुद ब खुद उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, जैसे मजाक उड़ा रही हो। रीमा ने उसे देखा और फैसला किया, अब और नहीं। वो काली माई के पास जाएगी, सच्चाई जाननी होगी। रात के 1 बजे रीमा फिर निकली। एक छोटी चाकू जेब में रखी। जंगल का रास्ता अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी पड़ रही थीं। हवा में ठंडी सिहरन थी। रीमा तेज कदमों से चलती रही। बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। पैरों की हल्की सरसराहट। वो मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुटिया के सामने पहुंचकर रीमा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से वही आवाज आई, आजा बेटी, मैं जानती थी तू आएगी। रीमा अंदर गई। काली माई चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें ज्यादा गहरी लग रही थीं। वो मुस्कुराई। बैठ, विक्रम की हालत सुनी है। रीमा रो पड़ी। आपने कहा था वो मेरे पास आएगा, लेकिन वो मर रहा है। वो कहता है गुड़िया उसे मार रही है। क्या हुआ है? काली माई ने सिर हिलाया। बेटी, वशीकरण कभी एक तरफा नहीं होता। तूने गुड़िया में अपना खून डाला। हर बूंद तेरी जान की थी। गुड़िया ने वो खून पिया, जिंदा हुई। लेकिन खून सिर्फ बंधन नहीं बनाता, वो हिस्सा लेता है। अब गुड़िया तुझे और विक्रम को दोनों को खा रही है। वो तेरी जगह ले रही है। रीमा चौंक गई। क्या मतलब? काली माई उठी, पेटी खोली। गुड़िया जैसी है एक और छोटी मूर्ति निकाली, लेकिन वो खाली थी। ये गुड़िया तेरी आत्मा का हिस्सा बन गई है। 21 दिन में तेरे खून ने उसे तेरी यादें दी, तेरी चाहत, तेरी सांसें दी। अब वो जिंदा है। वो विक्रम को अपना बना रही है, उसकी जान चूस रही है। और जब विक्रम खत्म होगा, वो तेरी तरफ आएगी। तूने खुद को बेच दिया है बेटी। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब क्या? मैं रोक सकती हूं? काली माई हंस पड़ी, ठंडी बेरहम हंसी। रोकना? गुड़िया अब रुकेगी नहीं। वो कभी नहीं मरती। तूने उसे जन्म दिया, अब वो तुझे और विक्रम को निगल लेगी, एक एक करके। उसने रीमा की तरफ देखा। जा, घर जा, देख क्या होता है। रीमा उठी, लेकिन पैर कांप रहे थे। बाहर निकलते वक्त काली माई ने कहा, और हां, अगली बार आने की जरूरत नहीं, वो खुद आएगी। रीमा भागी। जंगल में अब आवाजें सुनाई देने लगी, धीमी फुसफुसाहट। रीमा, मेरा खून। वो रुककर देखती, लेकिन कुछ नहीं। रास्ते में एक बार लगा जैसे गुड़िया की आंखें झाड़ियों में चमकी। वो दौड़ती रही। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। कमरे में गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। रीमा ने उसे देखा। गुड़िया की आंखें अब पूरी तरह रीमा की थीं। उसने धीरे से मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस होंठ हिले, जैसे कह रही हो, मैं आ रही हूं। रीमा पीछे हटी।
दीवार से टकराई। उस रात वो सो नहीं पाई। बाहर से हवा के साथ एक और आवाज आई, मेरा प्यार, मेरा खून। रीमा समझ चुकी थी, सच्चाई सामने थी और अब बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली रात रीमा घर लौटी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला था। वो अंदर घुसी, बत्ती जलाई। गुड़िया अब बिस्तर के सिरहाने पर बैठी थी, सीधी, आंखें खुली, मुंह में हल्की मुस्कान। रीमा ने देखा, उसकी उंगलियां अब पूरी तरह मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। गुड़िया की त्वचा पर हल्की नसें उभर आई थीं, काली, पतली लकीरें, जैसे खून बह रहा हो। रीमा पीछे हटी, लेकिन गुड़िया ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें रीमा पर टिकीं। फिर होठ हिले, धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज निकली, रीमा। रीमा का शरीर कांप गया। वो बोली, तू तू बोल रही है? गुड़िया ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। रीमा ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ पास गया, गुड़िया का हाथ हिल गया। उसने रीमा की उंगली पकड़ ली, ठंडी लेकिन मजबूत पकड़। रीमा ने झटके से हाथ छुड़ाया। उंगली पर निशान पड़ गया, लाल, जैसे नाखून गड़ा हो। वो चीखी नहीं, डर से मुंह बंद हो गया। गुड़िया फिर से चुप हो गई, लेकिन आंखें नहीं झुकी। उस रात रीमा सो नहीं पाई। वो सोफे पर बैठी रही, गुड़िया को देखती रही। आधी रात को गुड़िया उठी, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा सीख रहा हो चलना। वो बिस्तर पर खड़ी हुई, रीमा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मैं रीमा हूं, अब मैं रीमा हूं। आवाज रीमा की ही थी, वही लहजा, वही उच्चारण। रीमा का दिल रुकने लगा। वो उठी, पीछे हटी। गुड़िया ने कदम बढ़ाया, छोटे लेकिन निश्चित। रीमा दीवार से टकराई। गुड़िया रुकी, मुस्कुराई। विक्रम मेरा है, तू जा। सुबह हुई तो गुड़िया फिर बिस्तर पर लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रीमा को पता था, यह सपना नहीं था। वो मां के पास गई। सरोज कमजोर थी, लेकिन रीमा की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? तू डरी हुई लग रही है। रीमा कुछ नहीं बोल पाई। वो कमरे में लौटी। गुड़िया अब नहीं थी, बिस्तर खाली। रीमा ने अलमारी खोली, दराज खोले, कहीं नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम को विक्रम का फोन आया अस्पताल से। नर्स ने बताया, वो अब सिर्फ गुड़िया बोलता है, नाम नहीं लेता, बस गुड़िया गुड़िया, और हंसता है। रीमा ने फोन रख दिया। रात हुई, कमरे में अंधेरा था। रीमा बिस्तर पर लेटी थी। अचानक बिस्तर हिला। गुड़िया उसके बगल में थी, बिस्तर पर लेटी, रीमा की तरफ मुंह करके। उसने धीरे से कहा, मेरा खून वापस दे। रीमा चीखी। वो पुटकर भागी, लेकिन दरवाजा बंद था, खुद ब खुद। गुड़िया उठी, रीमा की तरफ बढ़ी। उसका हाथ रीमा की गर्दन की तरफ बढ़ा। रीमा ने हाथ झटका, लेकिन गुड़िया मजबूत थी। उसकी उंगलियां रीमा की गर्दन पर कस गईं, ठंडी, लेकिन दबाव बढ़ता गया। रीमा ने जोर लगाया, गुड़िया को धक्का मारा। गुड़िया पीछे गिरी, लेकिन हंस पड़ी, रीमा की हंसी जैसी। तू मुझे नहीं मार सकती, मैं तू हूं। रीमा ने चाकू निकाला, गुड़िया पर वार किया। चाकू मिट्टी में लगा, लेकिन गुड़िया नहीं टूटी। उसने रीमा का हाथ पकड़ा, चाकू छीन लिया, फिर रीमा को धक्का मारा। रीमा दीवार से टकराई, बेहोश हो गई।
जब आंख खुली, गुड़िया फिर बिस्तर पर थी, चुपचाप। लेकिन रीमा की गर्दन पर निशान थे, 5 उंगलियों के। मां ने सुबह देखा तो पूछा, ये क्या हुआ? रीमा ने कहा, सपना था। लेकिन वो जानती थी गुड़िया अब घर में घूम रही थी और वो रीमा को अंदर से खा रही थी। रीमा अब अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और रीमा थी जो उसकी जगह लेने आई थी। अगली रात रीमा ने फैसला कर लिया, गुड़िया को खत्म करना होगा। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। विक्रम अस्पताल में था, उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। रीमा ने मां को बताया कि रात को दोस्त के यहां रुक रही है। सरोज ने चिंता से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रीमा ने घर से एक पुरानी केरोसिन की बोतल निकाली, माचिस रखी और चाकू जेब में डाला। गुड़िया अब कमरे में खुलेआम घूम रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित कदमों से। रीमा ने उसे देखा। गुड़िया मुस्कुराई। आज आखिरी रात है, मेरी रात। रीमा ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की। गुड़िया भागी नहीं बल्कि उसकी तरफ बढ़ी। रीमा ने चाकू निकाला और गुड़िया पर वार किया। चाकू मिट्टी में धंस गया लेकिन गुड़िया नहीं टूटी। उसने रीमा का हाथ पकड़ा, उंगलियां कसकर दबाईं। रीमा चीखी, छोड़। गुड़िया ने कहा, मेरा खून तूने दिया था, अब वापस ले। उसकी आवाज अब पूरी तरह रीमा की थी। कोई फर्क नहीं। रीमा ने जोर लगाकर हाथ छुड़ाया, गुड़िया को फर्श पर पटका। गुड़िया गिरकर हंस पड़ी। ठहाका लगा, घर में गूंजा। रीमा ने केरोसिन बोतल खोली, गुड़िया पर छिड़का। गुड़िया उठी, केरोसिन से भीग कर चमक रही थी। रीमा ने माचिस जलाई, लौ गुड़िया की तरफ बढ़ाई। लेकिन जैसे ही आग लगने वाली थी, गुड़िया ने हाथ बढ़ाया और लौ को पकड़ लिया। आग उसके हाथ में नहीं लगी बल्कि उल्टा रीमा की उंगली पर चली गई। रीमा चीखी, माचिस गिर गई। गुड़िया बोली, तू मुझे जला नहीं सकती, मैं तेरी आत्मा हूं। रीमा भागकर कमरे से बाहर आई लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। गुड़िया धीरे धीरे पीछे आई। रीमा ने मां के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। सरोज सो रही थी। रीमा ने दरवाजा खोला, अंदर घुसी। मां उठो। सरोज ने आंखें खोली। क्या हुआ बेटी? रीमा ने कहा, गुड़िया वो मुझे मार रही है। सरोज उठी लेकिन कमरे में गुड़िया पहले से खड़ी थी, बिस्तर के पास। सरोज ने देखा और चीख मार दी। गुड़िया मुस्कुराई, मां मैं रीमा हूं। रीमा ने सरोज को पीछे खींचा। गुड़िया आगे बढ़ी। उसने रीमा की गर्दन पकड़ी, उंगलियां कस गईं। रीमा की सांस रुकने लगी। सरोज ने गुड़िया को धक्का मारा लेकिन गुड़िया नहीं हिली। रीमा ने आखिरी कोशिश की, चाकू से गुड़िया की आंख में वार किया। चाकू आंख में धंसा। गुड़िया चीखी, रीमा की ही चीख जैसी, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने रीमा को फर्श पर पटक दिया। तभी बाहर से आवाज आई। राम सिंह, कस्बे का बुजुर्ग, दरवाजे पर खड़ा था। वो रीमा की चीख सुनकर आया था। क्या हो रहा है? राम सिंह ने कमरे में कदम रखा। गुड़िया ने उसकी तरफ देखा। राम सिंह ने कहा, काली माई की गुड़िया, मैं जानता हूं, उसने पहले भी ऐसा किया था। एक लड़की ने वशीकरण किया था, गुड़िया ने उसे और उसके प्रेमी को मार डाला। गुड़िया हंस पड़ी। राम सिंह ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, गंगा जल। उसने गुड़िया पर छिड़का। गुड़िया चीखी, उसका शरीर कांपने लगा, मिट्टी फटने लगी, लेकिन वो रुक गई। राम सिंह बोला, यह सिर्फ थोड़ा रोक सकती है, पूरी तरह खत्म नहीं होगी। गुड़िया ने रीमा की तरफ देखा। कल सुबह मैं पूरी तरह तेरी जगह लूंगी। फिर वो धीरे से बिस्तर पर लेट गई, चुपचाप। रीमा फर्श पर रो रही थी। राम सिंह ने कहा, बेटी अब बहुत देर हो चुकी, गुड़िया जिंदा है, वो रुकेगी नहीं। रीमा ने सरोज को गले लगाया। रात भर वो तीनों जागते रहे। गुड़िया चुप थी लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, रीमा को घूरती हुई। अंतिम रात थी और रीमा जानती थी कि सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा।
या तो वो या गुड़िया। भाग 10 एंडिंग और आफ्टरमाथ। सुबह हुई। धनासू कस्बे में सूरज की पहली किरणें घरों की छतों पर पड़ी। सरोज ने आंखें खोलीं। कमरे में सन्नाटा था। वो उठी, रीमा के बिस्तर की तरफ देखा। रीमा वहीं पड़ी थी। आंखें खुलीं, लेकिन सांस नहीं। चेहरा पीला, होंठ नीले। उसके हाथ में गुड़िया थी, मुंह पर ताजा खून लगा हुआ, लाल काला, जैसे अभी अभी निकाला गया हो। सरोज चीखी। आवाज पूरे घर में गूंजी। पड़ोसी दौड़े आए। राम सिंह भी आया। उसने देखा और सिर हिलाया। हो गया, सब खत्म। पुलिस आई। डॉक्टर ने जांच की। मौत का कारण दिल का दौरा। लेकिन सरोज जानती थी यह दौरा नहीं था। रीमा की गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, वही 5 निशान जो रात में गुड़िया ने बनाए थे। गुड़िया अब चुप थी, मिट्टी की, ठंडी, आंखें बंद। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर रख लिया, लेकिन अगले दिन वो गायब हो गई। कोई नहीं समझ सका। अस्पताल में विक्रम की हालत और बिगड़ी। वो अब सिर्फ एक ही शब्द दोहराता, रीमा, रीमा। लेकिन आवाज अब औरत की थी, रीमा की ही आवाज। डॉक्टर अजय मेहरा ने कहा, उसका दिमाग पूरी तरह चला गया है, वो अब इंसान नहीं रहा। कुलवंत कौर रोती रही। हरजीत सिंह चुप रहे। विक्रम कभी घर नहीं लौटा। वो अस्पताल में ही रहा, एक खाली शरीर जो सिर्फ नाम पुकारता। कभी कभी वो हंसता, रीमा की हंसी जैसा। नर्सें डर जाती। कस्बे में अफवाहें फैली। लोग कहने लगे कि रात में काले जंगल से आवाज आती है, मेरा खून, मेरा प्यार। कोई सुन लेता तो अगले दिन उसकी हालत खराब हो जाती। एक लड़का जो जंगल से गुजरा, वो घर लौटकर पागल हो गया। वो कहता, गुड़िया आई थी, मेरे नाम से बुला रही थी। राम सिंह ने सबको चेतावनी दी, काली माई की गुड़िया अब आजाद है, वो किसी भी रूप में आ सकती है। कहानी खत्म हो गई सुखविंदर। बहुत गहरी, डरावनी और दर्द भरी एंडिंग। अगर तू इसमें कोई बदलाव चाहता है, या कोई एपिलॉग या एक्स्ट्रा सीन जोड़ना चाहता है, या पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ कंपाइल करके देखना है, तो बता दे। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना, और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।